हीट ट्रांसफर, इससे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हीट ट्रांसफर जो है, जैसा कि मैंने बताया अभी जस्ट, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक टॉपिक है हीट ट्रांसफर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम जो है क्लास को स्टार्ट जो कर रहा हूँ मैं यहाँ से हीट ट्रांसफर टॉपिक से, सब्जेक्ट से, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरा अच्छे से, आसान भाषा में समझेंगे। और इसके बाद इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, पॉसिबिलिटी जितने भी रहेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेंगे गए हैं उस सभी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर बढ़ें तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शंस में हीट के बारे में समझेंगे। हीट ट्रांसफर, चूंकि इस टॉपिक का नाम है तो हीट होता क्या है, तो बेसिक चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर द रिविजन मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि हीट क्या है। मतलब हीट ट्रांसफर इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर होने में फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जो हीट का ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हीट ट्रांसफर कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझा। उसी तरह से हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज ड्राइविंग फोर्स कहते हैं बिटवीन द पॉइंट्स वेयर हीट इज रिसीव्ड एंड वेयर हीट इज ओरिजिनेटिंग। देखिए, ये जो बेसिकली हीट का ट्रांसफर होता है, ये होता क्यों है? ये बेसिकली होता है ड्राइविंग फोर्स की वजह से। अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, अभी ऑलरेडी हमने आप सभी को बताया कि ये डिफरेंस होता है कहाँ का, जो रिसीविंग पॉइंट होता है हीट का और ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है, उस दोनों पॉइंट के डिफरेंस को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपका बन सकते हैं। इसीलिए ये जो नोट्स को बनाया गया है, मेहनत से बनाया गया है। एक एक लाइन, एक एक कंटेंट, एक एक स्टेटमेंट मेरा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वाले कैसे भी बन सकते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिए और अच्छे से नोट्स को प्रॉपर में बनाइएगा। बाय द वे ऐप पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स समझ में आ गया कि डिफरेंस होता है ये रिसीविंग पॉइंट और ओरिजिनेटिंग पॉइंट का। इसके बाद हीट ऑलवेज टेंड टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर टेम्परेचर टू पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर। ये तो सिंपल सी बातें हैं। हीट जो होता है वो ऑलवेज हायर टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। आप सभी को पता है, अगर आप कोई भी गरम पानी होता है, किसी भी ग्लास में है, या फिर गरम दूध है, मिल्क है, या फिर कोई भी चीज़ें गरम है और उसको जल्दी इमीडिएटली ठंडा करनी होती है, तो आप क्या करते हैं उसको कि नॉर्मल सा वाटर लेते हैं और उसमें उस बर्तन को डाल देते हैं। जैसे कि 1 कप चाय है, सपोज दैट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और इसको बहुत फास्टली ठंडा करनी है, तो क्या करेंगे आप, नॉर्मल कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें पूरा पानी भर लेंगे और ग्लास को ही उसमें डुबा देंगे, और क्या होगा वहाँ पर बेसिकली जो हाई टेम्परेचर है चाय का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वाटर में, हीट, और चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हीट जो होता है वो ऑलवेज जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शंस में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि इट इज ए यूनिट ऑपरेशन। ये जो होता है एक यूनिट ऑपरेशन होता है, और कहता है इट इज ऑलवेज एक्कम्पेनिड बाय अनदर यूनिट ऑपरेशंस इन प्रैक्टिस सच एज। देखिए, ये जो कहता है ये बेसिकली ये हमेशा जो होता है ना अलग यूनिट ऑपरेशंस के लिए बेसिकली ऑपरेशंस करता है, जैसे कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड सॉलिड एयर। मतलब ये जो ऑपरेशंस होता है बेसिकली हीटिंग कूलिंग मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में, रेफ्रिजरेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये सभी प्रोसेस जो है बेसिकली आपका बताता है हीट ट्रांसफर्स के एक्कम्पेनिड करता है। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर करने के लिए या होने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो 3 मैकेनिज्म है यहाँ पर। बेसिक 3 मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर का। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे और यह बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि आप लोग इंजीनियरिंग के लेवल का पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेवल का चीज़ें, या कहिए बीएससी लेवल का, तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्चुअल रहेगा ही। फूरियर्स लॉ वगैरह सब भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आने वाले कुछ मिनटों में।
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कंडक्शन प्रोसेस होता क्या है हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो व्हेन हीट फ्लोज इन ए बॉडी इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंट, जब हीट फ्लो जो होगा किसी भी बॉडी का वो अचीव किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट मिक्सिंग, सच प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि सिंपल में समझिए, आसान भाषा में, कि अगर कोई भी जो कंडक्टर है उसको आप क्या करते हैं, एक इंड पे उसको गर्म करते हैं, दूसरा इंड भी गर्म हो जाता है, इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। और इसी को हमने यहाँ पर डेफिनेशंस के फॉर्मेट में पॉइंट वाइज लिख दिया है कि जब भी हीट फ्लो होता है किसी भी बॉडी में, अचीव होता है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के वजह से और इंडिविजुअल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम के वजह से, विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्स हुए, सच प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कहते हैं इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ये जो होता है कंडक्शन प्रोसेस ये सॉलिड में होता है, फ्लूइड में होता है। वो जो मूवमेंट्स इज रिस्ट्रिक्टेड, जिसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो सभी में नहीं होता है इस तरह कंडक्शन प्रोसेस। जैसे आप कहेंगे कि सर क्या गैस में कंडक्शन प्रोसेस होता है या फिर एयर में, तो नहीं होता है। वैसे ऑब्जेक्ट में कंडक्शन प्रोसेस होगा जिसका जो बेसिकली कह सकते हैं जो मोमेंटम है वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, उसी में कंडक्शन प्रोसेस हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे आयरन रॉड, जैसे कि मैंने बताया कि लोहा का कोई भी रॉड है, आयरन रॉड हो गया, सच एज मेटल वॉल हो गया, लोहा का दीवार है या फिर मेटल का कोई भी वॉल है, तो उसमें ऑन एन इवेपोरेटर, ये सभी चीजें ऑफ एन इवेपोरेटर, इस तरह से उसमें कंडक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन में कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। कहते हैं ऑन रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ हीट, जहां पर रिसीव करता है एनर्जी को। जैसे अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा पॉइंट लेकर के, जैसे मान के चलिए ये एक हॉट प्लेट है, बहुत गर्म सा प्लेट है, और यहां पर एक रॉड है, आयरन रॉड है, जो कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो रिसीविंग इंड है जहां से ये टच कर रहा है, कनेक्टेड है, ये क्या करता है बेसिकली, रिसीविंग इंड नो एक्चुअल मोमेंट, यहाँ पर इस कंडक्टर का जो बेसिकली पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इसमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मूवमेंट इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है सॉलिड्स में, है ना, और फ्लूइड्स में। इसीलिए वही चीजें बता रहा है कि ऑन रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स है, सिर्फ वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल्स और मूव नहीं करता है, एंड पास ऑन एनर्जी टू द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, और अपने पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल्स को बेसिकली क्या करता है, वो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं एक्सप्लेन करके। मान के चलिए ये एक रॉड है, लोहा का प्लेट है बेसिकली, जो कि हॉट प्लेट है, और इससे कनेक्टेड है बेसिकली इस तरह के कंडक्टर, क्या है कनेक्टेड, कंडक्टर कनेक्टेड है। और जब यहाँ पर ये कंडक्टर कनेक्टेड है तो इसमें मान के चलते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे, और मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि हीट ट्रांसफर इसमें कैसे होगा। हीट ट्रांसफर जो होगा इसमें नॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसमें जो हीट ट्रांसफर होंगे वो होंगे बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के वजह से। तो ये जो पहला प्लेट जो एनर्जी जहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को जहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इसके जो एडजेसेंट मतलब जस्ट इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाइब्रेशन के वजह से वो उसको ट्रांसफर कर देता है हीट को, और इस तरह से ये इस पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पे इस तरह से इस इंड पे पहुंच जाता है वाइब्रेशन की वजह से। क्लियरली समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्हेन बोथ इंड हैव सेम टेम्परेचर, जब दोनों साइड सेम टेम्परेचर होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीट ऑलवेज ट्रांसफर करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस में बेसिक बातें भी पूछ ली जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस बहुत खतरनाक चीज़ है। वो आपको आंसर को जानते हुए भी भुला देता है और कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए सॉलिड कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी ऑप्शंस के साथ जाना, ये
तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका फुल्ली उस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो अच्छे से और प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं और कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को सही ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब बोथ द एंड का टेम्परेचर सेम रहेगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। ड्राइविंग फोर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की है आपके साथ कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द रिसीविंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर्स, या कह सकते हैं टू एंड्स ऑफ द, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर का टेम्परेचर इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है और ये वाला एंड पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, इस दोनों के डिफरेंस को ड्राइविंग फोर्स कहेंगे। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं मानूं इसको और इसको मैं एंडिंग पॉइंट मानूं तो दोनों के बीच का टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर सेम रहेगा तो ड्राइविंग फोर्स उस सिचुएशंस में जीरो हो जाएगा, और जब ड्राइविंग फोर्स जीरो होता है तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल ये सब चीजें यहां से बन सकते हैं कि व्हेन ड्राइविंग फोर्स जीरो देन हीट ट्रांसफर विल हैपन और नॉट, ट्रू और फॉल्स, या कुछ किसी भी तरह से वो बना सकते हैं क्वेश्चंस, वो देखेंगे हम लोग जब एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये ड्राइविंग फोर्स समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कंडक्शन पढ़ लिए, अब बचा हम लोगों का टॉपिक कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, व्हेन हीट फ्लोज इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन एंड कूलर पोर्शंस ऑफ द सेम मटेरियल, द प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। यानी कि जब हीट को अचीव किया जाता है या फ्लो कराया जाता है, हीट फ्लो कराया जाता है बाय मिक्सिंग ऑफ ठंडा वाटर को, ठंडा और गर्म बेसिकली पोर्शंस का किसी भी सेम मटेरियल्स का, तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, कन्वेक्शंस कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एक मान के चलिए इस तरह से एक आपके पास पॉट है, एक बर्तन है, और इसमें जो है ना बेसिकली आप गए कहीं पर घूमने फिरने के लिए और चाय मिल गया आपको बहुत अच्छा सा ग्लास में पीने के लिए, और जो है आप ले लिए चाय, लेकिन आपका जो है फ्लाइट है और आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी चाय खत्म हो जाए, लेकिन रिश्तेदार इतने करीबी हैं कि आपका वो चाय के रिक्वेस्ट को डिनाई करना मान ही नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि पी लीजिए चाय तभी जाइएगा। तो वहाँ पर आप चूँकि फिजिक्स पढ़ के अगर गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हीट ट्रांसफ़र के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि चाय तो मैं पीऊँगा लेकिन लेट हो रही है मुझे, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से एक बर्तन लेंगे और इसमें वाटर को भर देंगे। वाटर को भरने के बाद इस ग्लास को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, राइट। और जब ग्लास को ही उठा कर रख देंगे और जब यहाँ पर रख देंगे तो चाय जो गरम चाय है वो क्या हो जाएगा, गरम चाय का हीट ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, वाटर में हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और वाटर में जब हीट ट्रांसफर होगा तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिखा वो कन्वेक्शन का प्रोसेस दिखा, और कन्वेक्शन प्रोसेस से आप क्या किए, चाय को जल्दी से ठंडा कर लिए और पी करके निकल गए, और फ्लाइट भी पकड़ लिए, चाय भी पी लिए, सब कुछ मैनेज हो गया। इस तरह से ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, जस्ट मैं समझाने के लिए मैंने इस एग्जांपल को लिया कि हीट ट्रांसफर के मेथड से इस तरह के हीट ट्रांसफर जो होते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जो हीट ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। वही चीज़ें दिया गया है सेम मटेरियल का। आप कहते हैं देयर इज एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट, यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट दिखता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन सम फ्लूइड्स, ये कुछ फ्लूइड्स में होता है, जैसे लिक्विड्स में भी एग्जांपल मैंने चाय का और पानी का लिया है, एंड गैसेस में भी होता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस। सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग वाला जनरेट हो सकता है बहुत सारा कि कन्वेक्शन प्रोसेस होता है सॉलिड में हो सकता है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, तो कहेंगे सिंपल सा फॉल्स स्टेटमेंट, वो सॉलिड में नहीं हो सकता है। क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ गया। चलिए कन्वेक्शन से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि इफ हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स आर मिक्स्ड, अगर गर्म और ठंडा लिक्विड्स को मिला दिया जाएगा तो द हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट लिक्विड टू कोल्ड लिक्विड बाय अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से वो क्या हो सकता है, बेसिकली वो
मॉलिक्यूल्स, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शंस, जो ऑलरेडी हमने बता दिया है आप सभी को एग्जाम्पल लेकर के। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की कि जब बेसिकली इस तरह से रहेंगे आपको बर्तन और नॉर्मल कोल्ड है, ज़्यादा कोल्ड वाटर अगर इसमें है, ज़्यादा कोल्ड अगर इसमें वाटर है और यहाँ पर ये वो सिंपल सा ज़्यादा हॉट वाटर है ये, और ये सिंपल सा कोल्ड वाटर है, तो हीट ट्रांसफ़र तो होना तय है, हीट ट्रांसफ़र होना तय है। चाहे इसको आप हॉट कंसीडर करिएगा तो इसे ऐसे करके निकल के ये भी हॉट हो जाएगा, और अगर इसको हॉट करेंगे और ये कोल्ड है तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू क्या किस चीज़ को मान रहे हैं। कुल मिलाकर के हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कब से किससे कैसे होता है ट्रांसफ़र, आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज को कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होता है हीट। आगे बढ़ते हैं रेडिएशन पॉइंट पे, हम लोग समझते हैं रेडिएशन पॉइंट क्या है। रेडिएशन जो होता है कहते हैं व्हेन हीट फ्लोज थ्रू स्पेस, जब हीट फ्लो करता है थ्रू द स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मान के चलिए एक बल्ब है और ये जल रहा है, और ये जो है ना हीट फ्लो करेगा किसी भी वेव्स के थ्रू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो सच एनर्जी ट्रांसफर इज नॉन एज, इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसे कभी कभी देखते होंगे ठंड के मौसम में बहुत सारा बच्चा लोग घर में रूम में जला लेता है वो 100 वाट वाला बल्ब को, जो कि बेसिकली येलो कलर का जो जलता है, 10 रुपया वाला 12 रुपया वाला जो बल्ब आता है, वो क्यों, ताकि रूम का टेम्परेचर बढ़ सके, गर्मी लगे रूम में। ठंड के मौसम में जनरली बच्चे लोग लॉज में या फिर जहाँ पे रहते हैं पीजीज में, वहाँ पे बेसिकली ऐसा काम करते हैं, रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर रूम का बढ़ सके। या फिर आप देखते होंगे हेलोजन होता है, जो लाइट वाला हेलोजन होता है, वो भी रोशनी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी उससे ज़्यादा बढ़ता है रेडिएशन के वजह से। सिंपल में सनलाइट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। धूप का गर्मी आपको अगर लगता होगा बहुत ज़्यादा, तो वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर रोशनी के वजह से, हाई रेडिएशन के वजह से वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। वही कहता है कि जब जो स्पेस में हीट फ्लो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, तो सच एनर्जी ट्रांसफर को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स थे, और यहाँ पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड बाय इट। तो यहाँ पर ये पॉइंट को समझिए कि ब्लैक सरफेस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आप देखते होंगे बेसिकली जनरली जो कार्स बनाई जाती है या एरोप्लेन वगैरह बनाई जाती है, उसका कलर ब्लैक नहीं किया जाता है। अगर ब्लैक किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी के समय में ज़्यादा गर्म लगेगा। तो जो ब्लैक कार होते हैं, ब्लैक स्कॉर्पियो होते हैं, ब्लैक कोई भी चीज़ें, ब्लैक ड्रेस अगर आप पहनेंगे, धूप में निकलेंगे पहन करके, तो उसमें हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इस वजह से उसमें एज कंपैरिजन टू अदर कलर्स के क्लॉथ जो होंगे, खास करके अगर कंपैरिजन किया जाए वाइट क्लॉथ से, वाइट ड्रेस से, तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है ब्लैक में। तो इस वजह से ज़्यादा हीट रेडिएशन इसमें देखने को महसूस होता है, इसमें ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। इसीलिए आप देखते होंगे प्लेन सब में एल्यूमिनियम या फिर वाइट कलर का हवाई जहाज सब होता है, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कम से कम करे और गर्मी कम लगे, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो होता है वो क्वांटिटेटिवली ट्रांसफर्ड इनटू हीट, और वो जो हीट एब्जॉर्ब होता है ब्लैक कलर में, वो साइमल्टेनियसली उसी वक्त वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैक कलर का है वो रेडिएशन के थ्रू हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एब्जॉर्ब हीट को, वो रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को बेसिकली क्या कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं हीट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन को और शॉर्ट में समझते हैं डिटेल में। इन शॉर्ट कहते हैं द हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएंट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इफ दिस रेडिएशन स्ट्राइक्स ए रिसीवर, देन part of it may be absorbed and part of it may be refracted. This method of heat transfer is called radiation। मतलब ये absorbed भी कर सकता है हीट को, रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, it may be refracted। इसको अच्छे से थोड़ा सा आराम से समझिएगा कि कोई भी हॉट बॉडी जो है वो जब इमिट करता है, गर्म बॉडी जब इमिट करता है रेडिएंट एनर्जी को किसी भी डायरेक्शंस में, तो क्या होता है, इफ़ दिस रेडिएशन स्ट्राइक्स ए रिसीवर, अगर ये रेडिएशन जो होता है, यानी कि कोई हॉट बॉडी है मान के चलिए, और इससे निकला रेडिएशन, और ये रेडिएशन जो है किसी भी रिसीवर बॉडी से, मान लीजिए रिसीवर बॉडी यहाँ पे है, इससे स्ट्राइक किया
स्ट्राइक करना मतलब होता है टकराना, स्ट्राइक करता है रिसीवर, देन पार्ट ऑफ इट मे बी एब्जॉर्ब, मे बी हो सकता है ये जो बॉडी है इसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और कहता है एंड पार्ट ऑफ इट मे बी रिफ्रैक्टेड, ये भी हो सकता है ये रिफ्रैक्ट कर देगा। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेडिएशन। अब ये हीट को कब रिफ्रैक्ट करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, आप सभी को पता है, जब जो ये बेसिकली हॉट बॉडी है, जिसको मैं यहाँ पे हॉट बॉडी बोलता हूँ, ये बेसिकली इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसके टेम्परेचर से, तो उस सिचुएशंस में ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा इसके टेम्परेचर से, उस सिचुएशंस में ये हीट को रिफ्रैक्ट कर देगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि आप सभी को हीट का नेचर पता है। ये जो ट्रांसफ़र होता है हाईली टेम्परेचर पॉइंट से हाईली टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की ओर ये ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ें समझ में आ गया है। इसके बाद रेडिएशन से रिलेटेड कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स है जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि रेडिएशन यूटिलाइज करता है प्रोड्यूसिंग हीट को। रेडिएशन जो होता है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि सोलर वाटर हीटर्स जो होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवेंस होते हैं, माइक्रोवेव कुकर्स होते हैं, ये सब जो हैं ये रेडिएशन के वजह से ही गर्म होते हैं। और यहाँ पर ये सभी जो आप देख रहे हैं सोलर कुकर, माइक्रोवेव्स, ये सभी चीज़ें, इसमें खाना जो पकती है वो सोलर बेसिकली रेडिएशंस के वजह से वो एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें बेसिकली इसको यूज किया जाता है। एक बार हमने भी अपने जब मैं पढ़ रहा था 9th में, तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था एक सोलर कुकर के बारे में, और सोलर कुकर बनाया था हमने, और उसमें बेसिकली चेक किया था प्रैक्टिकली कि क्या सच में होता है। तो ब्रेड रख करके, ब्रेड नॉर्मली जो होता है जिसको पाव रोटी बोलते हैं, उसको हमने रखा था उसमें, और वो चेक किया हमने, तो वो एक्चुअल में हीट होता था कि यानी कि रेडिएशन जो होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस चीज़ों को हमने खुद प्रैक्टिकल भी किया था, उस वक्त बनाया था। तो ये चीज़ें होती है रेडिएशंस के प्रोसेस से। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का इन जनरल जो होता है ना, 3 मैकेनिज्म जो होता है ना वो ऑपरेट करता है साइमल्टेनियसली जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये 3 बातें क्या क्या है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन ओवेंस एयर सर्कुलेटेड बाय फैन। ओवन जो होता है उसमें एयर जो सर्कुलेट किया जाता है, हॉट एयर, वो सर्कुलेट किया जाता है बाय फैन के द्वारा। सो एज टू ट्रांसफ़र हीट बाय फोर्स्ड बाय कन्वेक्शन, यानी कि उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ओवन में वो एक्चुअल में बाय द फोर्स ऑफ कन्वेक्शन कह सकते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस से किया जाता है ट्रांसफ़र। और साइमल्टेनियसली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम द सेल्फ टू द मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। या तो हीट ट्रांसफ़र को किया जा सकता है कंडक्शन मेथड को, जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट कोई गर्म है और उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो वो गर्म हो जाएगा। दूसरा है हीट ऑल्सो रेडिएट्स फ्रॉम हॉट वॉल्स ऑफ द ओवेंस। हीट जो होता है ना वो ऑल्सो रेडिएट होता है, यानी कि ओवेंस, यानी कि यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को बताया है कि ओवेंस में जो है ना कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, और रेडिएशन भी होता है। यानी कि तीनों बातों को यहाँ पर लिखी गई है कि ओवेंस में ये तीनों घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर है कंडक्शन, फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ को हम लोग जो है ना डिटेल में देखेंगे, इस ग्राफ को समझेंगे। बेसिकली टेम्परेचर T1 है और ये एक्स टाइम के बाद T2 टेम्परेचर घटता है। ठीक है, किस सिचुएशंस में कैसे क्या, पहले फूरियर लॉ अगर आप लोग समझेंगे तब आपको कंडक्शंस ऑफ फूरियर लॉ समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फूरियर्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि फूरियर्स लॉ पहले है क्या। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आसान भाषा में कि कहते हैं द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है थ्रू होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस सॉलिड समझते हैं, वैसा सॉलिड जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जिसको कि फिजिकली सेपरेट फिर से नहीं किया जा सकता है, वैसा सॉलिड जिसको सिंपलर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं होमोजीनियस सॉलिड। जैसे कि ब्रास हो गया, है ना, तो ये क्या है कि एक मतलब बना हुआ है बहुत सा चीज़ों से, लेकिन इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा टाइप का होमोजीनियस सॉलिड है। ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड है।
ठीक है। अब कहते हैं कि वही हीट ट्रांसफर जो होता है किसी भी होमोजेनियस सॉलिड के थ्रू, होमोजेनियस सॉलिड बॉडी बाय कंडक्शन इज। अब यहाँ पर किसी भी होमोजेनियस सॉलिड के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन प्रोसेस से, क्या क्या बातों को ध्यान रखा जाता है, पहला ध्यान से समझिएगा, फूरियर्स लॉ क्या कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी and cross sectional area at right angle to the direction of heat flow। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी में एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो, जिस पाथ में वो फ्लो कर रहा है हीट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि L का 1/L का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टू द डिफरेंस अक्रॉस द बॉडी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है, एट राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में। फूरियर्स लॉ जो है यहाँ पर बेसिकली क्या कहता है, फूरियर्स लॉ में भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड, इसको फॉर्मूला से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस है, एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। जितने एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को फ्लो करवा रहे हैं, हीट फ्लो जो होता है, और बाय में टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस किसका निकालेंगे, जो पॉइंट्स का डिफरेंसेस रहेगा, कह सकते हैं ड्राइविंग पॉइंट और थिकनेस उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसके थिकनेस को। तो इसको लिखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसीलिए डिफरेंस को हम लोग या स्मॉल चेंज को डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा T बाई एक्स, और यहीं से जो है ना फॉर्मूला बनता है बेसिकली Q इज इक्वल टू KM A डेल्टा T बाई एक्स। तो DQ क्या है यहाँ पर, बेसिकली हीट कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कह लीजिए Q को। Q इज इक्वल टू DQ बाई डी थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल के बारे में जो बातें की थी, तो देयरफॉर DQ बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस KA DT बाई DX। यहाँ पर जो है ना KM जो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, KM, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, KM का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है बेसिकली W बाई MK को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे देयरफॉर DQ बाई डी थीटा, यानी कि हीट ट्रांसफर जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस KA DT बाई DX, यानी कि टाइम मतलब जो टेम्परेचर बाई एक्स टाइम जो लगेगा। और इसी से हम लोगों का जो है ना ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है स्टार्टिंग में आपने देखा dx, और ये टेम्परेचर T1 है और T2 है, ट्रांसफर जो होता है हीट, इस तरह से फूरियर्स लॉ के ग्राफ में दिखाई गई है। यहाँ पर आराम से समझिएगा DQ बाई डी थीटा जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जो होता है ना, J सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और K जो होता है वो थर्मल जूल सेकेंड है वो, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है वो होता है दिया गया है K इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इन मीटर स्क्वायर है, और माइनस DT बाई DX जो है ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एट पाथ ऑफ हीट फ्लो x, और द माइनस साइन जो होता है वो इंडिकेट करता है द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा उसके निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीज हो रहा है बेसिकली टेम्परेचर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी कि जो बेसिकली स्लोप था फूरियर्स लॉ का, उसमें स्लोप गिरते जा रहा था, अभी आपने देखा था। जस्ट अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं रिपीट करके, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला जो ग्राफ था इसमें स्लोप क्या हो रहा है आपको गिरता हुआ दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन को, साथ ही साथ टेम्परेचर में डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर T1 से T2 तक में, और उसमें जो टाइम लगता है वो x टाइम लगता है, यानी कि dx हमने लिखा है स्मॉल चेंज, ठीक है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्ट का, ठीक है।
तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस पार्ट का डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, के से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को। और थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है थर्मल रेसिस्टेंस का। अब देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी में आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ी होगी, वो रेसिस्टेंस और ये थर्मल रेसिस्टेंस दोनों में बेसिक सा डिफरेंसेस है। और ये क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग अभी समझेंगे डेफिनेशंस के थ्रू। ध्यान से समझिएगा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ये जो है ना हीट का क्वांटिटी है, दैट फ्लोज अक्रॉस ए यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि एक यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ाई, मतलब 1 पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। एक यानी कि यूनिट सरफेस एरिया में यूनिट टाइम में जब ये ट्रांसफर होता है हीट, वो व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप इज यूनिटी, जब टेम्परेचर ड्रॉप भी 1 होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। जब टेम्परेचर यूनिट क्या होगा, मतलब ड्रॉप क्या होगा, यूनिटी होगा। तो इस सिचुएशंस में वैल्यू ऑफ के जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है किन बातों पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल का नेचर कैसा है, कौन सा मटेरियल पे अप्लाई किया जा रहा है, हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। फॉर गिवन रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स एंड मटेरियल, के इज कॉन्स्टेंट। जो रेंज गिवन रहता है कोई भी मटेरियल का, उसमें के जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। के का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यूनिट जो होता है, यूनिट का मतलब मैंने बता ही दिया है, 1 आवर पर फ़ारेनहाइट FT, ठीक है, डिग्री, ऐसा यूनिट होता है। और इतना जूल मीटर पर सेकेंड केल्विन में अगर बात करते हैं तो इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ लिक्विड जो होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का वो फिक्स है, जैसा कि मैंने बताया। थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो किसी भी चीज़ों का निकालते हैं तो वो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पर 0.62 होगा। एंड गैसेस आर वेरी स्मॉल, गैसेस का जो होता है वो बहुत कम होता है। थर्मल कंडक्टिविटी 0.03 होता है अप्रॉक्सीमेटली। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना, CO2 जितना हम लोग के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उतना ही 0.003 जो होता है % कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो 0.003 होता है, कंपेयर करते हैं टू मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, जो कि कॉपर का जो होता है वो 379 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है हमने ऑलरेडी यहाँ पर पिछले स्लाइड में डिस्कस की है। इसका यूनिट अलग अलग होता है। ऐसा यूनिट में हम लोग बात अगर करते हैं तो BTU पर आवर FT डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा यूनिट है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, इसको जूल में बात करेंगे तो जूल मीटर पर सेकेंड डिग्री केल्विन में बातें करते हैं इसका यूनिट का, ठीक है। तो जस्ट इसको याद रखिएगा वैल्यू से, बाद बाकी यूनिट वगैरह सब देख ले सकते हैं आपको जब ये PPT अपलोड हो जाएगा ऐप पर। तो अब बात करते हैं हम लोग इन केस ऑफ स्टीम। अच्छा, यहाँ पर हमने नहीं ये इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है क्या, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए लिक्विड और एंड गैसेस इज हाई। ये क्यों होता है, आप देख रहे हैं कि वाटर का और इस बेसिकली गैसेस का, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि लिक्विड का जो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी दिख रहा है और गैसेस का थर्मल कंडक्टिविटी दिख रहा है, ये बहुत ही कम दिख रहा है वैल्यूज। पहले लिक्विड का और सबसे कम गैस का थर्मल कंडक्टिविटी दिख रहा है और सबसे ज़्यादा सॉलिड का दिख रहा है। तो इतना हाई डिफरेंस क्यों आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी में, अगर इसके बारे में हम लोग मूव करें तो ये इसलिए होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है लिक्विड और गैस, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंडक्शन के लिए, जो कि इज कंसर्न्ड, ठीक है। जो बेसिकली क्या बोला मैंने कि रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है लिक्विड और गैस वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंडक्शन प्रोसेस के लिए, इसी वजह से इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे है फूरियर्स लॉ अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन में जो फूरियर्स लॉ है वो बेसिकली क्या होता है इसको समझते हैं। तो एक एक पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट है, कहता है कि व्हेन द हीट ट्रांसफर्स, जब हीट जो होता है वो ट्रांसफर करता है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इज स्टेबलाइज्ड, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम वन इंड टू द अनदर इंड, दिस इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट कंडीशंस। जब हीट ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में, इंडस्ट्रियल वर्क में हीट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, स्टेबलाइज कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल में, ठीक है। और वहाँ पर आपको हमने बताया जब हीट ट्रांसफ़र को रोका जाएगा तो उस सिचुएशंस में क्या करना है,
उस सिचुएशंस में बेसिकली टेम्परेचर जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट और रिसीविंग पॉइंट दोनों के टेम्परेचर को सेम कर दिया जाएगा, हीट ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक सी रुक जाएगी। और हीट ट्रांसफ़र जब रुक जाएगा वहाँ पे तो बेसिकली इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा यानी कि ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो जीरो जब कर दिया जाएगा तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और हीट ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर द स्टडी स्टेट कंडीशन द फूरियर्स लॉ एक्सप्रेस्ड एज, स्टडी स्टेट कंडीशन में फूरियर्स लॉ को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डी क्यू बाई डी थीटा, और डी क्यू आप लोग जानते हैं कि क्यू फॉर हीट है और थीटा आप लोग समझते ही हैं, और एंगल होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। और आप सभी चीज़ों को समझ रहे हैं माइनस साइन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि माइनस साइन जो है वो हीट ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर बेसिकली होगा नहीं, हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन में। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके कैसे फाइंड करते हैं उस चीज़ों को समझेंगे। क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फ्लो ऑफ हीट के केस में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उसको भी समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट करके अच्छे से। कहते हैं व्हेन हीट फ्लोज थ्रू ए सॉलिड बाय कंडक्शन, जब हीट जो होता है वो फ्लो करेगा थ्रू ए सॉलिड बाय ए कंडक्शन, देयर इज ए सर्टेन रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होगा टू the flow determined by the thermal conductivity, cross sectional area and the thickness of the particular substances and thickness of the particular substances। यानी कि जब हीट फ्लो करेगा, ठीक है, थ्रू ए सॉलिड बाय कंडक्शन प्रोसेस से, किसी भी सॉलिड से हीट फ्लो करेगा बाय कंडक्शन प्रोसेस से, तो कहता है कि देयर इज ए सर्टेन रेजिस्टेंस होता है जो कि क्या करता है थर्मल कंडक्टिविटी को, क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस ऑफ द पार्टिकुलर सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। उसका रेजिस्टेंस जो होता है ये सभी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, यानी कि हीट फ्लो को रोकता है। कंडक्शन प्रोसेस जो होते हैं उसमें अपोजिशन डालता है, यानी कि सिंपल में कह सकते हैं, अगर हीट के रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं मैं तो इसका सिंपल आसान भाषा में डेफिनेशन बोल सकते हैं आप कि द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट के ट्रांसफर को अपोजिशन करने वाले फोर्स को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ हीट कह सकते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पार्टिकुलर कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर कितना मोटा है कितना पतला है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंसेस का, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर कह सकते हैं कंडक्टर का, उस पे उसके कंडक्शन जो है ना डिपेंड करता है ये सभी चीज़ों पे, थर्मल कंडक्टिविटी पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और थिकनेस पे। ठीक है, चलिए आते हैं फॉर्मूला पे। रेजिस्टेंस इक्वल फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ द सरफेस और मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, ये चीज़ें। और इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो सिंपल में फॉर्मूला R इज इक्वल टू एक्स बाय के इंटू ए लिखा गया है। के को हमने बोला है मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहेगा, इसको पुट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस पे हम लोग कंडक्शन प्रोसेस को करवाएंगे, यानी कि हीट ट्रांसफर जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि इस तरह की एक सरफेस है और इस पर अगर एरिया को निकालना है तो इस सरफेस का एरिया इन मीटर स्क्वायर, और थिकनेस ऑफ द सरफेस यानी कि सरफेस कितना मोटा है, उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का। अगर मान के चलते हैं 3D डायग्राम एक बना करके मैं आप सभी को समझाऊं, आई होप यहाँ पर डायग्राम जो है बन रहा होगा। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई सीट है और इसमें अगर टेम्परेचर को बेसिकली इस तरह के 3D सीट हैं और इसमें आप चाह रहे हैं टेम्परेचर को टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कितना रेजिस्ट कर रहा है कंडक्शन प्रोसेस में, तो इस तरह के प्लेट हैं और इसमें आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये 3D डायग्राम हमने बनाने की ट्राई की है, कोशिश की है, उतना अच्छा ड्राइंग में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक है समझने के लिए यहाँ पर बेहतर है। तो R इज इक्वल टू क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि जो भी प्लेट होगा उसका थिकनेस यानी कि उसका मोटाई जो है कितना होगा उसको, और बाय में मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इनटू एरिया ऑफ सरफेस एरिया उसका निकाल देंगे और उससे निकल जाएगा रेजिस्टेंस किसी भी पार्टिकुलर बेसिकली सरफेस का कंडक्टर का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है हीट ट्रांसफर के केस में।
ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, रेजिस्टेंस सिंपल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग चूँकि हीट ट्रांसफ़र के केस में रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं तो इसके अलग अलग सिचुएशंस भी हैं, तो इसको समझते हैं। पहला जो होता है वो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज में भी होता है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, सीरीज में और पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, जो ये हम लोगों का कंडक्टर होता है, जिस कंडक्टर प्लेट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने के बारे में बातें करते हैं, वहीं पे यहाँ पर भी प्लेट को कभी सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, ब्लॉक के फॉर्म में इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें कितना हीट ट्रांसफ़र होगा इसको फाइंड करना हो, अगर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच में ऐसे निकाल सकते हैं। या कोई एक प्लेट है जिसको ऐसे एक प्लेट है, इसके बाद फिर हमने एक प्लेट रख दिया, फिर इसके बाद हमने एक प्लेट रख दिया, इस तरह से प्लेट जब हम लोग रखते हैं एक के ऊपर दूसरा को, तो इसको कहते हैं पैरेलली और इसको कहते हैं सीरीज में रखना। तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होगा, तो दोनों के तरह के दोनों टाइप के हम लोग हीट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द हीट, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीट कह सकते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए, इसको हम लोग समझेंगे। हीट फ्लो करने के लिए जो डायरेक्शंस होता है वो दो तरह का डायरेक्शंस होता है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है, वो डिपेंड करता है कंडक्टर कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसके फार्मूला भी आएंगे, कुछ फार्मूला बहुत ज़्यादा टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जस्ट मैं एक झलक दे देता हूँ ताकि आपको फार्मूला का आइडिया रहे। हाँ, ये फार्मूला होता है, ठीक है, बाद बाकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है फार्मूला दे करके, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पालने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में बात करेंगे पहले। कंपाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर इफ़ वन सॉलिड इज प्लेस्ड in series with another solid so that heat must pass through both of these, the resistance to the flow of heat will be greater than it would be for one of the solid alone। यानी कि कहता है कि यहाँ पर जो है ना, सॉलिड को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जैसे एक सॉलिड है ये, और इसको एक बार फिर से आप ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये समझाने के लिए ऐसा मैंने कनेक्ट किया है। एक्चुअल में जब कनेक्ट करेंगे आप दो कंडक्टर को, तो इस तरह से आपको करंट कनेक्ट करना होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि एक सॉलिड से जितना हीट ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अगर आप दो सॉलिड को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि वो जो हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो ऑफ द रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट में जितना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से जो हीट फ्लो कर रहा है इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये कम है, और अगर इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एक के कंपैरिजन। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कंडक्टर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर तो बढ़ेंगे ही। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से इरेज करके समझाऊँ एक एक पॉइंट को, तो वेट ए मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एक कंडक्टर है ना, और इसको कनेक्ट कर दी गई सीरीज में इस कंडक्टर के साथ, है ना, ये कंडक्टर के साथ ये कनेक्ट हो गया है, और एक एलोन एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो कंडक्टर है फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रहा है वन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसका जो रेजिस्टेंस होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये मान के चलिए पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी से क्यू तक का जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस जो होगा ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू इसमें इसका रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो सिर्फ R1 रेजिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन इस केस में अगर एक ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे रेजिस्टेंस इसका R2 है, तो दोनों के रेजिस्टेंस जुट जाएंगे तो बन जाएंगे R1 + R2, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। वही कहता है कि एलोन वाला के कंपैरिजन में सीरीज का जो होता है वो ग्रेटर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है इफ़ 3 सॉलिड्स, 3 सॉलिड को इक्वली क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिज़ाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और 1, 2 and 3 आर in placed with series, and if condition of steady heat flow exist, then exactly same amount of heat per unit time must be transferred through each of the solids। यानी कि अगर तीन सॉलिड को बेसिकली कनेक्ट कर दिया जाएगा एक के बाद दूसरे को इस तरह से,
तो कहा जाता है यहाँ पे, और इसको स्टडी स्टेट कंडीशन में रख दिया जाएगा। स्टडी मतलब आप समझते हैं, इफ कंडीशन ऑफ स्टडी हीट फ्लो एग्जिस्ट, अगर स्टडी हीट फ्लो कंडीशंस एग्जिस्ट करेगा। स्टडी हीट फ्लो कंडीशन समझते हैं कि जिसमें जो इस ऑरिजिनेटिंग पॉइंट रहेगा हीट का और जो इंडिंग पॉइंट रहेगा हीट का वो दोनों सेम रहेगा, और जहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगा उस सिचुएशंस में हीट जो होगा ट्रांसफर नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होगा, यानी कि यूनिट टाइम के लिए एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ हीट जो होगा यूनिट टाइम में मस्ट भी वो ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इसमें जो होगा वो बेसिकली कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और यही चीज़ें उसमें भी हो सकती है, जस्ट एक पॉइंट बना करके लिखा गया है इस बातों को कि 3 ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, प्लेस्ड कर दिया है एक के बाद दूसरे को, जिसका नाम 1 2 3 हमने दिया है और सीरीज में। और अगर कंडीशन जो है ऑफ स्टडी हीट फ्लो एग्जिस्ट करता है तो कहते हैं एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो एक टाइम पे वो ट्रांसफ़र होगा सभी सॉलिड से, यानी कि जितना हीट इसमें है उतना ही हीट इसमें भी जाएगा, उतना ही हीट इसमें ही जाएगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर बात करेंगे तो स्टडी रहेगा कंडीशंस तब, और स्टडी कंडीशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगा। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट का हीट जो रहेगा और इंडिंग पॉइंट का हीट जो रहेगा जब सेम रहेगा उस सिचुएशंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो बातों को हमने बताया है इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं Q बाई थीटा। थीटा क्या है, वही एंगल है। Q बाई थीटा इज इक्वल टू Q बाई थीटा 1 इज इक्वल टू Q बाई थीटा 2 इज इक्वल टू Q बाई थीटा 3, यानी कि ये है हीट ट्रांसफर थ्रू द ईच ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 3 के लिए इस तरह से यहाँ पर दी गई है। इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो है यहीं पे इसको डायग्राम के थ्रू दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग लेयर्स हैं, आपको अगर विजिबल है तो दिखा सकता हूँ मैं कि ये एक लेयर है जिसका नाम हमने R1 दे दिया है, और ये जो है लेयर R2 है, और ये लेयर 3 है R3 है, जो कि ये कूल साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठंडा वाला रीजन को अपडेट करता है, और ये वाला जो पार्ट है ये हॉट साइड को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। तो डायरेक्शन जो होता है हीट का वो इस तरह से अंदर की ओर हीट फ्लो होते जा रहा है। एक लेयर R1 है, उसके पीछे R2 है, उसके बाद फिर R3 है, तो लेयर बाय लेयर जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस डायग्राम से, यही समझना है बस। आगे बढ़ते हैं कि 10, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकला हम लोगों का कि थिकनेस ऑफ द 3 लेयर जो है वहाँ यहाँ पे L1 L2 एंड L3 दिया हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थिकनेस ऑफ द लेयर जो है, आपने जो लेयर देखा यहाँ पर, इस लेयर का जो ये है थिकनेस, पहला का L1 है, दूसरा का अगर मैं बात करूं तो इसका थिकनेस L2 है, और तीसरा का थिकनेस जो है ये L3 है। तो ये लेयर की बातें हम लोग कर ली है। लेयर जो है वो मीटर में होता है, L1 L2 L3, और कंडक्टिविटीज ऑफ मटेरियल्स ऑफ विच लेयर आर मेड, वो कंडक्टिविटी जो होता है मटेरियल्स का किस लेयर से बना हुआ है, कंडक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग W पर MK में मेजर करते हैं, है ना, और K1 K2 K3। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शंस में, चैट सेक्शन में बताएंगे इसका पूरा नाम। ये असाइनमेंट है, सिर्फ और सिर्फ अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगा, स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे गूगल करके, कंडक्टिविटीज ऑफ मटेरियल्स विच लेयर आर मेड जो होता है वो K1 K2 K3 इतना होता है। ठीक है, कंडक्टिविटीज कुछ लिखते हैं अलग अलग लेयर्स के लिए। एरिया ऑफ द इंटायर वॉल जो होता है वो A² हम लोग निकाल लेंगे। ये जो वॉल है पूरा वॉल का अगर एरिया निकालेंगे तो A² मीटर, मतलब A इज इक्वल टू A, और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द 3 लेयर, टेम्परेचर कितना कितना गिरावट आएगा टेम्परेचर्स में, डेल्टा T1, डेल्टा T2 एंड डेल्टा T3 केम। ठीक है, टेम्परेचर में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हो रहा है ना, एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेयर। रेजिस्टेंस जो होगा वो 3 लेयर का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन की है कि यहाँ पे R1 R2 R3 जो है अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं। इसी तरह से सो फॉर द एबव डिस्क्रिप्शंस द टोटल टेम्परेचर जो होगा ड्रॉप में बी रिटन एज, टोटल जो होगा टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं, को टोटल टेम्परेचर अगर हम लोगों को निकालना हो इस डायग्राम से, तो टोटल टेम्परेचर तो आप लोग जानते हैं ड्राइविंग फोर्स ही आप लोग निकाल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द
बेसिकली ऑरिजिनेटिंग ऑफ हीट ट्रांसफ़र और जो रिसीविंग पॉइंट जो होता है, यानी कि कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला आप सभी को लिख करके दिखा दूँ तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं, यानी कि टोटल टेम्परेचर कितना हुआ, इसमें ऐड कर देंगे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, ये जो निकला ये आपका निकला टोटल टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स इन शॉर्ट में, ठीक है। और डेल्टा टी टोटल भी बोल सकते हैं, डेल्टा टी हम लिखा है, डेल्टा टी टोटल लिख सकते हैं इसको। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर 1 कंडीशंस में, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर 2, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर 3 पार्ट में, लेयर 3 में, ठीक है। इस तरह से निकाल सकता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सेवरल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज एग्जैक्टली एनालॉजियस होता है टू द करेंट flowing through the several electrical resistances in series. Therefore, the overall resistance R is equal to the sum of all individual resistance. तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि जैसे हीट ट्रांसफ़र के लिए हम लोगों का कि हीट ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग लेयर्स में जो यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल चेंज को ऐड किया है, टेम्परेचर को डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, तो सम होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 रेजिस्टेंस को आप ऐड करते हैं, अगर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशंस में यहाँ पर अच्छे से क्लियरिटी के साथ बातें करना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस मान के चलिए यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, 3 रेजिस्टेंस को ऐड किया और यहाँ पर इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है और इसका नाम R3 है। और इस सिचुएशंस में अगर हमको R इक्विवेलेंट या फिर RAB निकालना हो तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या लिखेंगे, RAB इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इलेक्ट्रिकली हम लोग करते हैं, तो सेम टू सेम हीट ट्रांसफ़र के केस में जब इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो यहाँ पर भी R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल में होते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो है बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के केस में लेयर जो रहेगा आपका कंडक्टर में, उस लेयर का या वॉल का जो लेयर रहेगा लेयर R1, R2, R3 या L1, L2, L3 जो रहेगा, उस लेयर में भी अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो हम लोग डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 निकालते हैं। वहाँ पर हम लोग बेसिकली आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसमें हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं टोटल टेम्परेचर, ठीक है, टोटल टेम्परेचर्स का रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स बोले हम लोग उसको, और वो चीज़ें समझ में आ गई है हम लोगों को। आर इक्विवेलेंट भी हम लोग समझ गए। अब यहीं पर वही फॉर्मूला है डेल्टा, चूंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला को निकाला है, डेल्टा टी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा T1 प्लस T2 प्लस T3। ये टेम्परेचर्स है अलग अलग लेयर्स में फाइंड करने का। तो डेल्टा टी टोटल जो होता है वो क्या होगा, क्यू बाय थीटा। इसको हमने रेजिस्टेंस से, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से बेसिकली कंपेयर किया है। तो R1 रेजिस्टेंस, पेन के कलर में चेंज कर लेता हूं, R1 रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस, इस तरह से जोड़ दिए हैं हम उसको मान करके। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा टोटल इज इक्वल टू ये और R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि क्यू बाई थीटा सेम है, तो क्यू बाई थीटा को हमने सेम कॉमन ले लिया है, ठीक है, और R1, R2 प्लस R3 को ऐड कर दिया है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डेल्टा टी टोटल, और ये मल्टीप्लाई में है चूंकि इससे इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, इसीलिए क्यू बाई थीटा टोटल हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन आ गया। उम्मीद करते हैं ये इक्वेशन आप सभी को समझ में आई होगी। किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियोज़ को पॉज करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, समझ में आसानी से आ जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पर थीटा, क्यू बाई थीटा इज इक्वल टू R1 इंटू में R1 प्लस R2, क्योंकि हमने यहाँ से क्यू बाई थीटा को कॉमन ले लिया है, जिसको हमने क्यू बाई थीटा टोटल नाम दिया है, और बच गया है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने लिख दिया है, और यहाँ से टोटल हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लिया है, डेल्टा टोटल, ठीक है, टी टोटल बाय में ये इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवीजन में, और ये क्यू बाई थीटा टोटल हम लोगों को वैल्यूज आया है टेम्परेचर्स को बेसिकली टोटल निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस अब पैरेलल में। ये जो कहानी आपने भी देखा, ये पूरा कहानी था रेजिस्टेंस इन सीरीज में जब कनेक्टेड था तब। अब हम लोग जानते हैं चूंकि रेजिस्टेंस को जब हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्टोरी होगा, और बहुत ही आसान सा ही स्टोरी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स
से भरा हुआ नहीं है। जैसे आपने समझा उस चीज़ों को, वैसे ही इसको भी आप समझेंगे। कहता है कि व्हेन सेवरल सॉलिड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विथ देयर एजेज टचिंग इन सच ए मैनर दैट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द एक्सप्रेस्ड फेस सरफेस द सॉलिड्स आर सेड टू बी प्लेस्ड इन पैरेलल। यानी कि जब कोई भी रेजिस्टेंस को बेसिकली प्लेस्ड किया जाएगा, ठीक है, फेस सरफेस को, तो आर सेड टू बी प्लेस्ड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में पेश किया जाएगा। यानी कि एक के बाद अगर एक कंडक्टर को ऐड कर देंगे और उसके मतलब यहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ द हीट फ्लो जो होगा उसका परपेंडिकुलर होगा। यही चीज़ें बताया गया है। आराम से आसान भाषा में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब सेवरल सॉलिड्स को, बहुत सारे सॉलिड को साइड बाय साइड एक दूसरे के किनारा के आधार पे उसको टच करते हुए सिस्टमेटिक मैनर में उसको रख देंगे, तो डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट एक्सपोज द फेस, जो कि फेस को एक्सपोज करेगा, फेस सरफेस को, और सॉलिड जो होगा आर सेड टू बी प्लेस्ड इन पैरेलल। यानी उस तरह के, इस तरह के अरेंजमेंट को कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफर विथ पैरेलल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर होता है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर निकाला जाएगा पैरेलली कनेक्ट करके तो वो ग्रेटर होगा। इट वुड बी फॉर एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस अलोन, यानी कि ये ज़्यादा होगा किसी भी वन रेजिस्टेंस के एलोन में अगर बात करेंगे तो। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट लिया गया है। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तीनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि बैक टू बैक जो है कनेक्टेड किया गया है। और सभी चीजें यहाँ पर दिया गया है। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में, देन द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट ट्रांसफर बाय ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन द सेम टाइम ऑफ द पीरियड। दैट इज, जब हम लोग बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट का बात करेंगे कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बाय थीटा होता है कि क्यू बाय थीटा टोटल इज इक्वल टू क्यू बाय थीटा वन ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए क्यू बाय थीटा 2 प्लस क्यू बाय थीटा 3, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका टोटल निकला। और क्या क्या चीजें टर्मिनोलॉजी जो है हम लोग इसको समझेंगे। ये एक यूनिट टाइम में है, फिक्स्ड टाइम पीरियड में ये निकला आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू बाई थीटा टोटल अगर निकालेंगे वही 1 2 3 मान लेंगे तीनों ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, 1 बाय 1। अब बात करते हैं क्यू बाई थीटा टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, के ए इंटू डेल्टा टी बाई एक्स 1 प्लस के बाई डेल्टा टी बाई ये 2 3 मान लेंगे इस तरह से। नाउ एज्यूम, मान के चलेंगे कि वो डेल्टा टी जो है वो सेम है फॉर द 3 सॉलिड, तीनों सॉलिड के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई थीटा इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू के ए बाई एक्स। और यहाँ पर चूंकि डेल्टा टी सब के लिए सेम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, मतलब उसको हमने मान लिया है कॉमन। ठीक है, तो डेल्टा टी को सीधा कॉमन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यह हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को आर का वैल्यू क्या होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू एक्स बाय के ए होता है। आर इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, हमने बताया था आपको किसी स्लाइड में, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाय, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक्स और बाय में के ए होता है, और एक्स जो है आपने यहाँ पर देखा है ये जो है इसका लेंथ है। ठीक है, एक्स बाय के ए। तो यहाँ पर उसको पुट करेंगे वैल्यूज को, तो जहाँ जहाँ बेसिकली वैल्यू है आर के जगह पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई के ए के बदले हम लोग 1 बाय आर पुट करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे x बाय के ए जो है इससे इसको रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं ना, एक r इज इक्वल टू एक्स बाय में के ए होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये टोटल टर्म को हम लोग आर लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, के ए बाई एक्स लिखा हुआ है, इसीलिए उल्टा हम लोग लिखेंगे तो 1 बाय आर हो जाएगा, प्लस 1 बाय आर 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाय आर 3 हो जाएगा। और डेल्टा टी जो है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोगों ने देखा कि टोटल जो है ना, यहाँ पर जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, ठीक है, कंडक्टर प्लेट को, तब जब हीट ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, हीट ट्रांसफर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, वो 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 और डेल्टा एन यानी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर्स हो जाते हैं। अब एवरेज एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस सिचुएशंस में, यहाँ पर जो है ना
इसको देख सकते हैं, ये जस्ट गो थ्रू करना है, देखना है इसको, ठीक है। इसका एवरेज निकालने के लिए ये जस्ट फॉर्मूला दिया गया है। तो ये था टोटल कहानी आपका एवरेज के लिए। ये जस्ट फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बस एक बार एक झलक में देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं कन्वेक्शंस की ओर। कन्वेक्शन जो होता है ये दैट इज लिक्विड और गैसेस। कहते हैं कि देयर इज ए एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वेक्शंस में, और इट ऑलवेज कंपेनीड बाय कंडक्शन। ये ऑलवेज जो कंपेनी होता है कंडक्शन के द्वारा। फिल्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कन्वेक्शंस हीट ट्रांसफर, जो कन्वेक्शंस का हीट ट्रांसफर होता है मास ऑफ हॉट फ्लूइड जो होता है दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करता है हीट थ्रू ए स्टैटिक फिल्म ऑफ फ्लूइड इज नॉन एज फिल्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिल्म कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में मास जो होता है हॉट फ्लूइड का, दैट ट्रांसफर वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है हीट को थ्रू द स्टैटिक फिल्म ऑफ फ्लूइड, इसी को कहते हैं फिल्म कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया बिटवीन टू फिल्म्स एंड द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्म्स, यही होता है। तो ये पॉइंट को स्टार बना करके लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होता है या रेट ऑफ हीट फ्लो जो करता है किसी भी एरिया के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू फिल्म के बीच का, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द फिल्म, वो फॉर्मूला है Q बाई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है, ऑफ द फिल्म, और Q बाई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि Q बाई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द फिल्म और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फिल्म, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है Q बाई थीटा इज इक्वल टू H, ठीक है। H जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द फिल्म है, और AF और डेल्टा TF है। TF मतलब डेल्टा TF क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फिल्म और एरिया ऑफ द फिल्म, और H जो है वो कोफिशिएंट ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे शॉर्टकट में लिखी गई है, सभी के कोफिशिएंट के वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू स्टीम फिल्म कन्वेक्शन। तो ये सब जस्ट फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए एक बार, और बेसिकली ये जो है ना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है थ्रू द स्टीम फिल्म से कन्वेक्शंस मेथड में कैसे निकालते हैं, वो चीज़ों का ये जस्ट फॉर्मूला है। ये सब इक्वेशंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जस्ट सिलेबस में था तो हमने डाल दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बाद में फिर बोले कि सर सिलेबस में ये भी था वो भी था। तो जस्ट मैं बताने के लिए आप सभी को कि ये सब फॉर्मूला है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारा। कुछ कुछ देख लीजिएगा, एक नज़र में आपको देखना जरूरी है। हो सकता है कुछ दे दे आपको कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र को फाइंड करने के लिए, थ्रू द फिल्म फाइंड करने के लिए। तो अगर न्यूमेरिकल पूछ दिए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स नहीं रहे और ये एक्सक्यूज नहीं रहे आपके पास कि सर आपने बताया भी नहीं, हमने बता दिए है। और अगर आप इस PDF को रिवीजन करेंगे देख करके अच्छे से, तो बेसिकली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द ग्लास वॉल अगर निकालेंगे कंडक्शन के केस में, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द स्टीम फिल्म निकालेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस से, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। और दूसरा रेट ऑफ ट्रांसफर थ्रू द ग्लास वॉल अगर निकालेंगे कंडक्शन में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कूलिंग वाटर फिल्म, कूलिंग वाटर फिल्म के थ्रू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। और टोटल हीट ट्रांसफर अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला, और जहां पर कि U जो है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। U जो है उसको हम लोग ओवरऑल टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कंबाइन करता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर को। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को जो कंबाइन कर दे, जो दोनों को जोड़ दे, कंडक्शन को और कन्वेक्शन को, उसको कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ U जो होता है वो बेस्ड ऑन वेदर पे डिपेंड करता है। वी हैव चूजन इनसाइड और आउटसाइड पाइप डायमीटर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कंडक्टर में जो हीट ट्रांसफर निकालना चाह रहे हैं
उस कंडक्टर का आपने डायामीटर को जो लिया है वो इनसाइड से लिया है या फिर आउटसाइड से लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ यू। और वैल्यू ऑफ यू क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कंबाइनिंग ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस से जो हम लोग हीट ट्रांसफर को निकालते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर के कोफिशिएंट को कहते हैं, यूनिवर्सल कोफिशिएंट को कह सकते हैं। ठीक है, द इक्वेशंस फॉर द डेराइविंग यू के लिए इक्वेशंस जो होगा वो क्या होगा? नाउ विद द रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो के डायरेक्शंस में ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस, स्टीम फिल्म होता है, ग्लास वॉल होता है और कूलिंग वाटर फिल्म होता है। ये तीन कंडीशन को हमने देखा, तीन जगह पे हमने बेसिकली हीट फ्लो को फाइंड किया है, स्टीम फिल्म में, ग्लास वॉल में और कूलिंग वाटर फिल्म में। ठीक है, तो ये जो है ना आर प्लेस्ड इन द सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, Q बाई थीटा टोटल इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं Q बाय थीटा 1 प्लस इज इक्वल टू Q बाय थीटा 2 इज इक्वल टू Q बाय थीटा 3। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है जब आपको फाइंड करने होंगे क्या चीज़ें, डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, इस तीनों केसेस में तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये इक्वल होता है। ठीक है, नाउ अगर टोटल निकालेंगे टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर निकालेंगे तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला, डेल्टा टी टोटल इज इक्वल टू है डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी एफ। अब ये टी एफ क्या है, टी डब्ल्यू क्या है, टी एफ क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप सभी की जानकारी के लिए। ये हो गया स्टीम फिल्म, यानी कि टेम्परेचर इन स्टीम फिल्म। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप सभी के लिए, तो ग्लास वॉल, इसीलिए यहाँ पर लगाया है हमने टी डेल्टा टी डब्ल्यू। और फिर से यहाँ पर देखिएगा आप कि कूलिंग वाटर फिल्म में है तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ लगाया है हमने। तो टोटल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब टोटल हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा हीट ट्रांसफर। तो ठीक है, इसी में पुट करेंगे फॉर्मूला को, तो ये सब इक्वेशंस वगैरह सब आएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस का डेरिवेशंस नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक करते जा रहा हूँ, ये सब को चाहे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब रेडिएशन के बारे में समझते हैं। रेडिएशन जो है लास्ट है, रेडिएशन को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में समझने की प्रयास करते हैं। देखिए रेडिएशन जो होता है, द हीट हॉट बॉडी कंटिन्यूअसली जो है इमिट करता है रेडिएशंस को इन ऑल डायरेक्शन। अब चूंकि मैंने बताया जैसे ये हॉट बॉडी है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, चारों साइड हीट को ट्रांसफर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं सनलाइट के केस में, सूर्य के केस में, सन के केस में, तो इसमें क्या होता है, चारों साइड हीट निकलते रहता है, हीट का रेडिएशन चारों साइड निकलते रहता है। तो वही चीज कह रहा है कि चारों साइड निकलते रहता है, और जब रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो स्ट्राइक करता है रिसीवर्स के बॉडी में, जब ये एनर्जी जो है निकलेगा और वो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी पे आकर के मान के चलिए स्ट्राइक किया, मतलब टकराया, उसका टेम्परेचर आया, तो क्या होता है, सम ऑफ द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिसीवर ए, यानी कि मान लीजिए कि ये जो है कुछ गर्मी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद सम में बी रिफ्लेक्टेड, कुछ एनर्जी ऐसा होगा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सम में पास थ्रू विदाउट अफेक्टिंग कोल्ड बॉडी व्हेन सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंट, जब कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होगा, मान के चलिए ये कांच का शीशा होगा, सिंपल में कांच होगा, और उसके ऊपर लाइट आएगा, तो क्या होगा, कुछ हीट एनर्जी, कुछ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होंगे और कुछ क्रॉस कर जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। तो ये चीजें होगा, और आर पार किस केस में होंगे, विदाउट इफेक्टिंग द कोल्ड बॉडी। ये जो कोल्ड बॉडी होगा इसको बिना इफेक्ट किए जो पास कर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर तीनों कंडीशन का एग्जांपल दी गई है, तीनों कंडीशन का एग्जांपल दी गई है कि हीट आया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक गया तो एब्जॉर्ब कर लिया, एक क्या हुआ, ऑब्जर्व भी नहीं किया, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट वो चला गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेडिएशन के और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन दिस मैनर इज नोन एज हीट ट्रांसफर बाय थर्मल रेडिएशन। मतलब जो फ्लो होता है हीट का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है हीट का, टेम्परेचर का, उसी को कहते हैं हीट ट्रांसफर।
ट्रांसफर बाय द थर्मल रेडिएशन, हीट ट्रांसफर जो होता है वो थर्मल रेडिएशन प्रोसेस से। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने थ्री मैकेनिज्म को समझा बहुत ही आसान भाषा में, जो कि था हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, जिसका क्या क्या नाम था एक एक करके अगर हम लोग समझें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और टेम्परेचर के बेसिकली टेम्परेचर रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी है, क्या है? ब्लैक बॉडी है। यहाँ पर क्या होता है ब्लैक बॉडी, इसको एक नज़र में समझते हैं। इमेजिंग करिए कि एक सरफेस और स्मॉल बॉडी वेयर ऑल द रेडिएंट एनर्जी स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस, मतलब सारा एक सरफेस है। इमेजिंग करिए एक स्मॉल बॉडी है, एक छोटा सा बॉडी है, ठीक है, और या एक कोई सरफेस है, ठीक है, जहां पर कि बहुत सारा रेडिएंट एनर्जी आकर के स्ट्राइक कर रहा है इसके सरफेस पे, और इसके टेम्परेचर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही ट्रांसमिटेड हो रहा है। सच इस टाइप के रिसीवर को बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी, जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। और दैट इज पीस ऑफ रफ ब्लैक क्लॉथ, जो होता है रफ ब्लैक क्लॉथ का जो टुकड़ा होता है, ये एक एग्जाम्पल है। नो फिजिकल सब्सटेंस इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। एक बार आसान भाषा में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी वो एक कोई भी सरफेस पे, कोई भी स्मॉल बॉडी पे अगर रेडिएंट एनर्जी आ रहा होगा और वो सारे रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो उस बॉडी को, उस प्लेट को, उस सरफेस को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि पीस ऑफ रफ ब्लैक क्लॉथ बोल सकते हैं। और एक्चुअल में एग्जाम्पल अगर लें तो कोई भी फिजिकल सब्सटेंस जो होता है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता है। दस ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी दैट रेडिएट्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि ब्लैक बॉडी जो है ये एक ऐसा बॉडी होता है, या इसको डिफाइंड कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा एट ए गिवन फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। रेट ऑफ रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, अब वो था ब्लैक बॉडी। अब रेट ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं। ए गुड एब्जॉर्बर जो होता है ऑफ हीट इज ए गुड इमिटर टू, कन्वर्सली ए पुअर एब्जॉर्बर इज ए पुअर इमिटर टू। इमिटर का मतलब क्या होता है? अगर गुड एब्जॉर्बर है, जैसे कि ब्लैक बॉडी के बारे में हमने बातें की, जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा हीट को रिलीज भी करने का कैपेसिटी रखता है। जो आदमी जितना शांत रहता है वो आदमी उतना ही गुस्सैला भी हो सकता है, वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उसी तरह से फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में यहाँ पर जो हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं, या केमिस्ट्री में भी कह लीजिए, हीट ट्रांसफर तो दोनों ही सब्जेक्ट में है, इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं करता है, टॉपिक मैटर कर रहा है। तो क्या है, जो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, वही क्या होगा? गुड इमिटर भी होगा, वो हीट को ज्यादा इमिट भी करेगा। और जो पुअर एब्जॉर्बर होगा वो पुअर इमिटर भी होगा हीट का, है ना। नॉर्मली जो होता है हॉट बॉडी जो होता है वो इमिट करता है रेडिएशन को। नॉर्मली हॉट बॉडी क्या करता है? रेडिएशन को इमिट करता है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव्स द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। तो एक ये साइंटिस्ट थे स्टीफन बोल्ट्जमैन, इन्होंने एक लॉ दिया था जिन्होंने बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो इमिट किया जाता है ब्लैक बॉडी के द्वारा, उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 0.173, यहाँ पर A इंटू में टेम्परेचर बाय 100 टू दी पावर 4, इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रख सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग रेडिएशंस के बारे में, इनके थ्योरी को भी जानेंगे जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में बताई गई है। ये फॉर्मूला को VVI कर लीजिएगा, हो सकता है इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको जाने से पहले ही मैं आप सभी को MCQ क्वेश्चंस वगैरह सब इस फॉर्मूला बेसिस पे जो एग्जामिनेशंस के लिए रिलेवेंट है वो सब चीज़ें मैं आप सभी के लिए करने वाला हूं, इसीलिए डोंट वरी, सभी चीज़ों को देखते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, रेडिएशंस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को समझते हैं। द
the amount of heat radiation emitted by a body increases rapidly with increase in its temperature। यानी कि जो amount of radiation होता है कोई भी बॉडी के द्वारा जो इमिट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज करता है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है टेम्परेचर भी उसका। कहता है एज पर दिस लॉ, इस लॉ के आधार पर द रेडिएशन हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ द टोटल बॉडी, जो कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला में देखा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 1/4 है, इसीलिए पावर 4 यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा गया है रेडिएशन के बारे में, जो कि स्टेफन बोल्ट्जमैन जी ने दिए थे इस लॉ को। इसमें इन्होंने सिर्फ बताया था कि जो अमाउंट ऑफ हीट रहेगा रेडिएशंस का जो इमिट किया जाएगा किसी भी बॉडी के द्वारा, वो रैपिडली इंक्रीज करता है टेम्परेचर विथ टेम्परेचर भी बढ़ता है और उसका रेडिएशंस भी बढ़ता है। ठीक है, और कहता है कि इसी लॉ के आधार पे अगर रेडिएशन जो होगा हीट एनर्जी का वो इमिट किया जाएगा किसी भी बॉडी के द्वारा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 यानी कि प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फोर्थ पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर टी देख रहे हैं ना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके फोर्थ पावर का होता है। ठीक है जी, चलिए ये समझ में आ गया। यहीं पे क्यू रेडियंट इज इक्वल टू अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वो जो बातें बताई गई है यहाँ पर थ्योरी में कि वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हीट द रेडिएशन हीट एनर्जी इज इमिटेड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली रेडिएशन हीट एनर्जी को क्यू रेडिएशन हमने लिखा, हीट एनर्जी और रेडिएशन हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिकली इस लॉ में बताया गया है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर टी इज जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन डिग्री आर, यानी कि रेनकाइन, और डिग्री आर इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 460। ठीक है, तो क्यू रेडिएशन अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर टू ब्लैक बॉडी के केस में वन इज हॉट एंड अदर इज कोल्ड। अब इसका कंडीशंस लेंगे, लेकिन इससे पहले ये क्यू रेडिएशन का फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, यानी कि ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हमने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब दो ब्लैक बॉडी जो होगा, एक होगा कोल्ड एक होगा हॉट, जैसे कि ये वाला हॉट है और ये वाला क्या है, कोल्ड है, तो इस सिचुएशंस में जो टेम्परेचर होगा T2 का वो क्या होगा, बेसिकली T2 ग्रेटर होगा T1 से, T2 क्या होगा, ग्रेटर होगा T1 से। इसी का यहाँ पर डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, इसको समझते हैं। रेडिएशन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए कोल्ड ब्लैक बॉडी इज Q नेट होगा, और Q1 नेट इज इक्वल टू 0.173 इंटू ये फॉर्मूला है, जस्ट इसको देख लीजिए। रेडिएशन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए कोल्ड ब्लैक बॉडी इज Q2 नेट, वेयर FAE इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर। ये जस्ट फॉर्मूला है, इसको जस्ट ऊपर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्बिटी को समझते हैं। एब्जॉर्बिटी जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए मटेरियल इज कॉल्ड ए एब्जॉर्बिटी, यानी कि जो फ्रैक्शंस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन होता है, रेडिएशंस जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है कोई भी मटेरियल के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिटी। यानी कि जो कोई भी कंडक्टर के द्वारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ एब्जॉर्बिशन जो होता है उसी को एब्जॉर्बिटी कहते हैं। इमिसिविटी किसे कहते हैं, इट इज द रेशियो, इट इज द रेडियो ऑफ रेडिएशन हीट इमिटेड बाय ए 1 स्क्वायर फीट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द रेडिएशन हीट इमिटेड बाय ए 1 स्क्वायर फीट ऑफ ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम ऑफ ए सेम टेम्परेचर। यानी कि सिंपल में समझिए, आसान भाषा में, कि हीट को इमिट करने का जो कैपेसिटी होगा, रेडिएशंस को इमिट करने का जो कैपेसिटी होगा, उसे इमिसिटिविटी कहते हैं, पर यूनिट स्क्वायर एरिया में, या पर फीट स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर फीट एरिया में अगर उसका जो कैपेसिटी होगा। उसी के लिए फॉर्मूला है इमिसिटिविटी, मतलब एनर्जी, ठीक है, इमिटेड बाय ए एक्चुअल बॉडी। यहाँ पर फॉर्मूला है एनर्जी इमिटेड बाय एक्चुअल बॉडी और एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। इमिसिटिविटी निकालना है तो सिंपल में एक और फॉर्म डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय ए एक्चुअल बॉडी बाय एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी।
ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर बना इमिसिटिविटी का। इमिसिटिविटी क्या है? द कैपेसिटी टू इमिट्स द रेडिएशन एट पर स्क्वायर फीट एरिया, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो यही चीजें हैं, तो इसको आप लोग बीवीआई करके नोट करके लिख सकते हैं, और यहीं से आपको इमिसिटिविटी और ऑब्जर्विटी का दोनों का डेफिनेशन मिल जाएगा। दोनों का डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, समझ में आ ही गया होगा कि एक में है एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रेडिएशन का, एक में है इमिट करने का कैपेसिटी रेडिएशन का, इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद कहता है एज पर एबव इक्वेशन इमिसिटिविटी इज 1 फॉर ब्लैक बॉडी। जो ये इक्वेशंस दिया गया है, इस इक्वेशंस के आधार पे इमिसिटिविटी जो होता है ब्लैक बॉडी के लिए वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अगला है फॉर एक्चुअल बॉडीज, जो ये एप्सिलॉन है इज लेस देन 1 बिकॉज ए फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड विच अपीयर्स एज हीट, यानी कि कोई एक्चुअल बॉडी जो होता है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शंस ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जो कि अपीयर्स एज ए हीट, जो कि अपीयर्स करता है हीट के थ्रू, तो वो एप्सिलॉन उसको चेंज एज्यूम करते हैं, मतलब स्मॉल हीट को एज्यूम करते हैं, उसको मानते हैं, जो कि हल्का सा फ्रैक्शंस ऑफ हीट रेडिएशंस को क्या किया गया है? एब्जॉर्ब किया गया है। एक गुड एब्जॉर्बर जो होता है ऑफ हीट का, वो ऑल्सो एक गुड इमिटर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एट ए गिवन टेम्परेचर। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है कि गुड एब्जॉर्बर जो होता है वो ऑलरेडी गुड एमिटर भी होता है हीट का। ये चीजें समझ में आ गया। ब्लैक बॉडी हमने समझा। अब बचा हुआ है ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी को हम लोग समझते हैं, ये भी आपके सिलेबस के टॉपिक में से एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रे बॉडी क्या है? एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट एनर्जी बाय ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि एब्जॉर्बेशन ऑफ जो हीट एनर्जी होता है वो बाय ए सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है इसके प्रॉपर्टीज पे। किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना उस कंडक्टर के बेसिकली प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कहते हैं फेयरली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय ए डार्क कलर्ड ओपेक्यू एंड रफ सरफेस बॉडीज। कहते हैं कि बेसिकली जो होता है फेयरली आमतौर पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है जो डार्क कलर का ओपेक्यू होता है, या फिर रफ सरफेस जो होता है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओपेक्यू एंड रफ सरफेस बॉडी कहता है लीस्ट एनर्जी को इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए लाइट कलर्ड, मतलब जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है, हल्का कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपेरेंट जो होता है, जैसे कांच हो गया, ट्रांसपेरेंट चीजें भी कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड स्मूथ सरफेस्ड सब्सटेंस जो होता है वो हीट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करता है। बस यही चीजें बताया जा रहा है ग्रे बॉडी में। कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर विद द वैल्यू ऑफ अल्फा जो होता है, अल्फा का जो वैल्यू है, और हमने अल्फा ऑलरेडी आप सभी को बताया है क्या होता है अल्फा, बेसिकली varies somewhere with the wavelength of the radiation falling on it, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे बॉडीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ग्रे बॉडीज को, यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लाया गया, ग्रे बॉडी कॉन्सेप्ट को लाया गया, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब कहता है कि एक ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज द, ग्रे बॉडी क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में डेफिनेशन है इस पॉइंट में कि वो जो एब्जॉर्बिटी इज कांस्टेंट एट ऑल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा बॉडी जिसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है या एब्जॉर्बिटी कह सकते हैं सभी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, उसी को कहते हैं ग्रे बॉडी। यानी कि दोज बॉडीज विच हैज कांस्टेंट एब्जॉर्बिटी प्रॉपर्टी इन डिफरेंट वेवलेंथ एट ए डिफरेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रे बॉडी कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आराम से समझिए। ग्रे बॉडी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा नेचर है जो
क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्ब करने का रेडिएशंस का जो कैपेसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है डिफरेंट टेम्परेचर पर, उसे ही हम लोग ग्रे बॉडी कहते हैं। तो ये कंप्लीटली समझ में आ गया। आगे है स्टीम एज हीटिंग मीडिया। स्टीम एज ए हीटिंग मीडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं चीजों को लेकर के अच्छे से, ठीक है। स्टीम जो है इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली, भाप जो होता है जिसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, इसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर हीटिंग फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स इन ऑपरेशन सच एज ए ड्राइंग, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। यानी कि हीटिंग स्टीमिंग प्रोसेस का यूज जनरली मेडिसिन फैक्ट्री में किया जाता है एज ए फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स को के ऑपरेशंस के लिए, चाहे उसको सुखाने के लिए हो या इवेपोरेट करने के लिए हो उसमें, ठीक है। कहता है इन एडिशन टू स्टीम हैज इंपॉर्टेंट यूज इन फार्मेसी फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टीम प्रोसेस इन फार्मेसी में, ठीक है। अब ये क्या है स्टेरिलाइजेशन, इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। कहते हैं स्टीम इज कॉमनली यूज्ड एज हीटिंग मीडिया। स्टीम को हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एज ए हीटिंग मीडिया। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट हैज ए वेरी हाई हीट कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर वेरी हाई हीट कंटेंट होता है। द हीट इज गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट जो गिवन होता है वो वेरी हाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन होता है, ठीक है। और द रॉ मटेरियल इज चीप एंड प्लेंटीफुल, रॉ मटेरियल जो होता है वो चीप एंड प्लेंटीफुल होता है। तो ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, इसको अच्छे से आराम से आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। और स्टीम हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट प्रॉपर्टीज। स्टीम के पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट प्रॉपर्टीज होता है। कौन कौन सा, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर और सुपर हीटेड स्टीम। ये सभी चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा। आज का जो असाइनमेंट है वो है आप सभी को लेटेंट हीट के बारे में पढ़िएगा। लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये सब का छोटा छोटा एक कह सकते हैं की नोट्स अपनी नोट कॉपी में बना सकते हैं। तो ये था हम लोगों का टोटल कंप्लीट क्लासेस आपका हीट ट्रांसफर टॉपिक का, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ा आज के इस एपिसोड में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसी को किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन्स है तो आप लोग चैट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं मजा भी आया होगा, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को बिल्डअप हुआ होगा। और सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलेंगे, लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। हालांकि ये पीडीएफ तो ऐप पे अपलोड हो ही जाएगी, और जो बेसिकली नोट्स है उसको प्रॉपर वे में रिवीजन करिए, चाहे पीडीएफ को रिवीजन करिए, जैसे भी हो रिवीजन करते रहिएगा टिल योर एग्जामिनेशंस। ये टॉपिक हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। अब जो भी रिमेनिंग टॉपिक या कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड बच जाते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के डिस्कशन सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी इधर उधर रहता भी है तो, कुछ भी रिमेनिंग चीज रहता है तो वो आपको सैंपल पेपर या फिर जो एमसीक्यू के डिस्कशन सेशन चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, उसमें आप सभी का कवर हो जाएगा। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब हम लोग अगला चैप्टर अगला लेक्चर्स में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले न्यू टॉपिक्स को। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर याद कर लीजिए हर एक चीज़ों को। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।